स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसके अंदर आपको 2000 से लेके 7000 मंथली। उसके बुक्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है इसके लिए, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से बच्चे हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका मिशन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीपीवाई एग्जाम के बारे में। तो आप में से जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो आज हम बात करेंगे केवीपीवाई। केवीपीवाई क्या होता है, इस एग्जाम को कौन से बच्चे दे सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या होगा बच्चों के लिए, क्या सिलेबस आता है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं केवीपीवाई। केवीपीवाई की फुल फॉर्म होती है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसको कंडक्ट कराने वाली एनटीए के द्वारा ही ये कंडक्ट होता है, लेकिन एनटीए के द्वारा एक टीम है जो इसको कंडक्ट कराती है। इस टीम का नाम होता है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको कंडक्ट कराने का काम करते हैं। ये एक तरीके का स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चों। स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब होता है जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, जिसमें आपको एग्जाम देने के बाद आपकी फीस कम हो जाती है, आपको कुछ अमाउंट मिलता है जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से बच्चे हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं और कौन से बच्चों के लिए एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम 10th ऑनवर्ड्स यानी 11th, 12th, बीएससी, एमएससी ये सारे बच्चे दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आपका जो गोल होना चाहिए वो आपको, अगर कोई भी नॉन प्रोफेशनल कोर्स करना है, सपोज आप नर्सिंग नहीं करना चाहते, आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते, आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, आपका इंटरेस्ट जो है वो साइंस की तरफ ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च की तरफ ज़्यादा है, आप बीएससी करना चाहते हैं, आप एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप इन चीज़ों को करना चाहते हैं, आप आगे टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए है। इस एग्जाम में क्लास 11th, इसकी वैल्यू भी बेटा बहुत ज़्यादा होती है, मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस एग्जाम को देने के लिए आप क्लास 10th पास आउट होना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केवीपीवाई है क्या। ये एक तरीके का स्कॉलरशिप टेस्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा कि ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें आपको पैसे मिलते हैं। कंडक्टेड बाय आपको डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। ये एक तरीके का स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसके अंदर आपको 2000 से लेके 7000 मंथली और आप कह सकते हैं 20 से लेके 28 और इससे ज्यादा अमाउंट के पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट ये एग्जाम इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब है आपको कम से कम 5 साल का आपका कोर्स होना चाहिए, जिसमें आप बीएससी प्लस एमएससी करना चाहते हो, या अगर आप सिंपल भी कोई बीएससी उसके बाद भी एमएससी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। ठीक है, इसके लिए आपके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 10th एंड अबव के स्टूडेंट की है कि आप जो आपकी एज है वो 10 से ऊपर की होनी चाहिए, जो 10वीं क्लास की एज होती है, और आप एटलीस्ट आप 10 पास आउट भी है, 10th पास आउट है। तो 10th पास आउट होने के साथ साथ आपको 75% मार्क्स से पास आउट होना होगा पीसीएमबी, मतलब साइंस में। हमने वहां पर भी लिखा हुआ है बट हम यहाँ पर भी मेंशन कर रहे हैं, आपको साइंस में 75% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आपको 10वीं तक का सिलेबस पता होना चाहिए, 10वीं तक की सीबीएसई का सिलेबस। देखिए इसमें सीबीएसई भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी और बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो भी चलेगा, लेकिन जो पेपर आता है वो सीबीएसई से आता है। ठीक है, जो पेपर का पैटर्न होगा वो सीबीएसई बेस्ड होगा। अगर आप यूपी या स्टेट बोर्ड या फिर आप सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड से पढ़े हुए तो भी आप इसको दे सकते हैं। ये जो 75% हमने आपको बताया है ये जर्नल कैटेगरी के लिए है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये 60% है। ठीक है, ये तब है जब आप 10वीं क्लास के बाद पेपर देते हैं, यानी जब आप क्लास 11th में इस पेपर को देते हैं तो आपको 75% नंबर चाहिए 10th में, और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से, एसटी, एससी से, तो आपको 60% नंबर चाहिए, आप इस पेपर को दे सकते हैं। अगर आप 12th पास है या फिर 12th में हैं, मतलब अब आप 12th में और आप पेपर देना चाहते हैं तो आपके नंबर 60% होने चाहिए 11th में भी और 10th में, तो देखो 75 होने ही चाहिए, है ना। तो अगर आप 12th पास हैं या फिर आप 12th में हैं तो 60% मार्क्स आपके जर्नल कैटेगरी में होने चाहिए, और अगर आप एसटी, एससी में हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो भी हमने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है 50% नंबर होने चाहिए। आप अगर 11th, 12th और बीएससी स्टूडेंट जो है वो भी इसके अंदर अपीयर कर सकते हैं। पीएससी वाले बच्चे सोचते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में यार क्या करें, एमएससी करना है, आगे कुछ और इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, तो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
आप भी इस पेपर को दे सकते हैं। पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो इसको 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, SA, SX और SB। SA जो होता है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है, SX क्लास 12th के लिए है, SB आपके जो BSc वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। अच्छा, ये पेपर सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए, इसका कॉमर्स या आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पर क्लास 11th, 12th और 12th पास, अगर आप 11th में पेपर को देते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट से। तो हर सब्जेक्ट में मतलब PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जिसको हम 10th में साइंस कहते हैं। तो आपको साइंस से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपके पास 100 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अगर आप क्लास 12 से इसको दे रहे हैं तो SX के नाम से इसको बोलेंगे। क्लास 12th में आपको 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, यानी अब आपके पास यहाँ पे PCB भी हो सकता है और PCM भी हो सकता है। तो आपको जो भी है थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। देखिए, अगर आप PCB के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत मैथ्स का भी 10 तक की बेसिक मैथ्स का आइडिया होना चाहिए। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको 10 तक की एटलीस्ट बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 12th पास स्टूडेंट है तो भी आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से ही होंगे, ठीक है। आप इसको BSc, MSc और PhD लेवल तक के लिए इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के लिए आपके पास -+2 होगा। अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको सही आंसर के लिए +2 अवॉर्ड किया जाएगा और 0.5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 नंबर की यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस एग्जाम में और क्या क्या है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसको हम ऑनलाइन एग्जाम्स के नाम से जानते हैं। ये ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जनरली ये एग्जाम नवंबर में होता है, बट कोविड की वजह से ये एग्जाम 2022 में मई को हुआ है। तो अब कोविड नॉर्मल हो गया, तो हम इस बार उम्मीद करते हैं कि नवंबर में तो नहीं, लेकिन दिसंबर जनवरी तक इस एग्जाम को हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म मई में ही इसका एग्जाम हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसके जुलाई एंड तक आ जाएंगे, जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा इस पे अटेंटिव रह सकते हैं। ऑल तो जब भी फॉर्म आएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े भी रह सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ड्यूरेशन 3 आवर की होगी, 3 घंटे के अंदर आपको इस एग्जाम को देना होगा। ऑनलाइन बेस ये एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, MCQs आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन टिक करना होगा। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये पेपर आपका आएगा। हिंदी में भी होगा और ये पेपर आपका इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जान लेते हैं और क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बुक्स की। बुक्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है इसके लिए। देखिए, वैसे तो आपको जर्नली CBSE की ही बुक्स पढ़नी होती है, जो NCERT में दिया हुआ है वही आपको आना चाहिए। आपको 10th तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आनी चाहिए CBSE के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप साइट पे जाएंगे, साइट है ntaexam.net। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, ये NTA का है, या फिर अगर आप नॉर्मल भी गूगल पे टाइप करेंगे KVPY, ठीक है, 2023 भी टाइप करेंगे तो आपको NTA की साइट, ये वाली साइट सेकंड नंबर पे खुलकर आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको खोल के अगर देखेंगे तो वहां पर स्पेसिफिक बुक्स का सेट दिया हुआ है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्पेसिफिक बुक्स का सेट मंगा सकते हैं। इसके अंदर इस सेट में टोटल 4 बुक्स होती है। 4 बुक्स के अंदर पहला स्टडी मटेरियल जो आपको पढ़ के जाना होता है, मॉडल पेपर्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से न्यू क्वेश्चंस होंगे तो वो अपने मॉडल पेपर्स देते हैं। सजेस्टेड पेपर्स भी आपको देते हैं कि ये आप करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। और PYQ भी उसके अंदर आपको दिया जाता है। तो आप यहाँ पर इसको ये भी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं बेटा। और अगर आप ये नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल NCERT 10th तक की आप जरूर कर लीजिए बेटा, ठीक है। 10th ऑनवर्ड्स तो नहीं, आप 10th तक की अगर आप 11th में, और अगर आप उससे ज्यादा 12th या BSc लेवल पे दे रहे हैं तो 11th 12th भी पढ़ लीजिएगा। तो आप यहाँ तक का ये जरूर पढ़ के जाइएगा NCERT, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि PYQ जरूर प्रैक्टिस कर लेना। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जरूर आते हैं पेपर से। तो इतना आपको इस पेपर के लिए याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। फॉर्म्स आने वाले होंगे, हम आपको फॉर्म्स के लिए अपडेट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।